Assalamualaikum, welcome back to my channel and our today's topic is problem solving steps। तो जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो किसी सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और जब हम सिस्टमैटिक की बात करते हैं तो इसका मतलब हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं हम अपने फाइनल सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं ऐसे जिनको हम फॉलो करके प्रॉब्लम के जो है वो सोल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। तो स्टेप्स हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेप्स है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना। सेकंड स्टेप हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। द थर्ड वन इज़ प्लानिंग अ सॉल्यूशन। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशंस एंड द लास्ट वन इज़ सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। तो हम एक एक करके इनको देखेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक ही स्टेप को कवर करेंगे, दैट इज़ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है वो अपने बाकी के स्टेप्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग का प्रॉब्लम में ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटीज़ नहीं होनी चाहिए। एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होती है जिसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में ये होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है हम उसे डिफाइन करते हैं। और सबसे अच्छी प्रॉब्लम तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। तो जब भी हमने किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है तो तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। और एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होती है जिसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटीज़ नहीं होती, ठीक है, यानी कि जिसमें जो भी हमारी कंडीशंस हैं वो क्लियरली स्पेसिफाइड हैं, उसका एक क्लियर गोल है और उसको अंडरस्टैंड करना और सॉल्व करना बहुत ईजी है, ठीक है। जितनी भी हमारे पास कंडीशंस थी हमने उन सब को देखते हुए अपने प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन किया है। उसमें हमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं है, किसी किस्म का शुक्र शुबा नहीं है, या हम कह सकते हैं कि किसी किस्म का उसके अंदर कोई बेरब्त नहीं है, ठीक है। हमें अच्छे तरीके से हमें पता चल चुका है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या असल में, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देते हैं तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि आया कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से डिफ़ाइन है या नहीं। अगर हमारी प्रॉब्लम अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं है तो फिर हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकें, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी है, उसको हमने चेक करना है कि आया कि ये अच्छे तरीके से डिफ़ाइन है या नहीं। अगर वो अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं है तो हमने उसको फिर कुछ स्टेप्स के थ्रू हमने उसे अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करना है। तो फर्स्ट वन इज़ गेन बैकवर्ड नॉलेज, right, and the second one is use cases and the third one is draw a picture. So the first one is gain background knowledge, the second one is use cases and the third one is draw a picture. तो जब हम गेन बैकग्राउंड नॉलेज की बात करते हैं तो इसमें हम जो है वो सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस को जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो अक्कर हो रही है, ठीक है। यानी कि सपोज़ हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो हम ये समझते हैं कि शायद इलेक्ट्रिसिटी जब वो पीछे से बंद है, काफ़ी देर गुजर जाती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तो फिर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मतलब अगर पीछे से बंद होती तो कुछ देर बाद आ जाती। फिर हम अपने प्रॉब्लम को सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट क्यों नहीं आ रही हमारे घर। तो हम जब अपनी वायरिंग को चेक करते हैं तो फिर हमें उसमें से पता चलता है कि हमारी जो है वो लाइट नहीं आ रही। लेकिन अगर जो है वो हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन ना करें और हम लाइट के आने का इंतज़ार ही करते रहें, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन ना करें, तो फिर हम सोल्यूशन की तरफ नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज कि ऐसी कौन से हालात हो सकते हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम अकर हो रही है। अब हमारे पास लाइट नहीं आ रही थी तो वो हमारे पास वायरिंग में डिस्टर्बेंस थी, इसलिए नहीं आ रही थी लाइट, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बैकग्राउंड नॉलेज लेना है। उसके बाद जब हम बैकग्राउंड नॉलेज ले लेते हैं तो फिर इसकी मदद से जो हमारे पास जो गिवन स्टेट है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। यानी कि जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी है उसको हम अच्छे तरीके से वेल डिफाइन तरीके से हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जब हमारे पास हमें सिचुएशंस पता होंगी कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तभी हम उसके गुड सोल्यूशन की तरफ जा सकेंगे। जैसा कि अभी हमने लाइट की एग्जांपल ली, तो जब हमें पता होगा कि वायरिंग में प्रॉब्लम है तभी हम उसको करेक्ट करवाएंगे ना, तभी हम उसके सोल्यूशन की तरफ जा सकेंगे। तो जो सोल्यूशन है वो भी बेस कर रहा होता है बैकग्राउंड नॉलेज के ऊपर,
ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास जो सेकंड वन है वो है यूज़ गैसेस, यानी कि हम गैस यूज़ करते हैं कि लाइट क्यों नहीं आ रही। हम सोचते हैं कि हो सकता है कि लाइट पीछे से बंद हो, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो टाउन का जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब हो, या हमारे घर के अंदर ही किसी वायरिंग में प्रॉब्लम हो। तो हम गैसेस लगाते हैं कि जब हम ये गैसेस हम तब लगाते होते हैं जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जब हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता, प्रॉब्लम का पता ही नहीं चल रहा होता कि प्रॉब्लम किस वजह से अकर हुई है, ठीक है। तो हम गैस लगाते हैं कि ये भी हो सकता है कि इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हो सकता है कि इस वजह से हो रही हो, तो हम गैस लगाते हैं। इसमें भी हम जो है वो जो गैस होता है वो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे जो है वो हम गैस कर रहे होते हैं कि पिछली दफ़ा जब लाइट ख़राब हुई थी तो ये मसला हुआ था, हो सकता है कि अब भी ये मसला हुआ हो। तो हम गैस में जो है वो हम बेसिकली पास्ट जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। द लास्ट वन इज़ ड्रॉ अ पिक्चर। हम पिक्चर के थ्रू हम जो है प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें। तो ड्रा पिक्चर में हमारे पास जो है वो ये होता है कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम वेल डिफाइन नहीं है तो हम पिक्चर जो है वो ड्रा कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो पिक्चर्स हैं वो वर्ड से ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन कर सकती हैं, ठीक है। यानी कि सपोज़ के अगर मैं छोटे बच्चे को कहती हूँ, नहीं एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है जो हमारे पास कंप्यूटर्स का या मोबाइल्स का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। छोटे से छोटा बच्चा भी क्यों मोबाइल यूज़ कर लेता है, और अगर कोई बूढ़ा इंसान है वो पढ़ा लिखा नहीं हुआ तो वो भी मोबाइल यूज़ कर सकता है। तो क्या रीज़न है कि छोटे से छोटे बच्चे को भी मोबाइल यूज़ करना आता है? रीज़न है उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, क्योंकि वहाँ पे जो आइकन जो ऐप्स होती हैं वो आइकन्स की फॉर्म में होती हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो अब अगर लिखा होता है कि ये कैमरा है, ये गेम है, ये जो है वो व्हाट्सएप है, तो बच्चे को तो पढ़ना नहीं आता। लेकिन जब बच्चा देखेगा गेम का आइकन बना हुआ है तो पिक्चर्स की मदद से, उस आइकन की मदद से बच्चा जो है वो आसानी से गेम ओपन कर लेता है। लेकिन अगर लिखा हो तो बच्चा उसको नहीं कर सकता क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता। तो कभी कभार जो पिक्चर्स जो है वो वर्ड से ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर सकती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं, ठीक है, और हम उसमें देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 हॉर्सेस हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 हॉर्सेस हैं और 3 हॉर्सेस को जब हम ऐड सम अप करते हैं तो हमारे पास जो है वो 30 आंसर आता है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दी हुई वो ये है कि एक हॉर्स में जब हम इन नेल्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास 18 आंसर आता है, ठीक है। ओके, अब अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखते हैं तो यहाँ पे 3 हॉर्सेस हैं और 30 इसका आंसर है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें आसानी से वाज़ेह हो रहा है कि एक हॉर्स की जो वैल्यू है वो 10 होगी, ठीक है। और यहाँ पे नेल्स 4 नेल्स हैं, ठीक है, और एक हॉर्स को जब ऐड किया है तो हमारे पास 18 आया। अब हॉर्स की जगह पे हम 10 रखेंगे और 4 नेल्स, अब बाकी 18 में से अगर हम 10 निकालें तो बाकी 8 बच जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि 4 नेल्स की वैल्यू 8 है। मतलब अगर हम 2 + 2 + 2 + 2 करें तो ये हमारे पास जो है वो 8 बनता है। तो इसका मतलब एक नेल की वैल्यू 8 है। तो यहाँ से हमें एक नेल की वैल्यू पता चल गई कि एक नेल की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो यहाँ से हमें जो है वो एक नेल की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो नेल की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। तो नेल की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2। हॉर्स की वैल्यू 10 थी, नेल की वैल्यू 2 होगी। अब यहाँ पे 2 नेल्स हैं और 2 शूज़ हैं और हमें कितना आंसर मिल रहा है, 2। यानी कि अगर 2 नेल्स का मतलब कि यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4, और ये 2 शूज़ हैं तो इसका मतलब कि एक शूज़ की वैल्यू होगी 1 और इसकी वैल्यू होगी 1, क्योंकि जब 4 में से 2 निकालते हैं तो फिर हमारे पास 2 आंसर आता है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास एक शूज़ है इसकी वैल्यू है 1। अब एक शूज़ की वैल्यू कितनी है, 1, हॉर्स की वैल्यू कितनी है, 10, और इस नेल की वैल्यू कितनी है, 2। तो अगर हम 10 + 1 + 2 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 13। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो आंसर है वो है 13। तो ये हमने पिक्चर की मदद से जो है वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अगर पिक्चर की मदद में पिक्चर की फॉर्म में कोई चीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होता है। उसके बाद हमारे पास एक साइंसदान थे,
इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, एक साइंसदान थे, उन्होंने कहा कि अगर मुझे 1 घंटा दिया जाए प्लैनेट को बचाने के लिए तो मैं 59 मिनट्स जो है वो प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने में लगाऊंगा और 1 मिनट उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में लगाऊंगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम डिफ़ाइनिंग कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जब तक हमारी प्रॉब्लम जो है वो हम सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं करेंगे तब तक हम सोल्यूशन तक नहीं पहुँच सकेंगे। जब हम प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, हमने इस चीज़ को करेक्ट करना है, इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तब ही हम अच्छे और बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ जा सकेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर कोई आपके क्वेश्चन हैं तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो मुझे वो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्लास फेलोज़ के साथ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के बाकी जो स्टेप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।